Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6, first year, or chapter number 6, BSc. Let we have two fixed points S and S dash, and let 2C be the distance between them. We have two fixed points S and S dash, and let 2C be the distance between them. भाई उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2C है. Now take A any real number. आप एक रियल नंबर A है जी, ग्रेटर देन C, जो C से बड़ा है. Now take एक रियल नंबर A ले लें जो ग्रेटर देन C होगा. Then the locus of a point which moves such that PS plus PS dash is equal to 2A is called ellipse. G. Take A any real number greater than C, then locus of a point P which moves such that PS जमा PS dash बराबर है 2A is called ellipse. भाई ये इसकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन या और भी डेफिनेशन है. तो यहाँ पे PS जमा PS dash is equal to 2A is called ellipse. जी. Let we have two fixed points S and S dash. दो fixed points हैं S और S. Let 2C be the distance between them. उनके दरम्यान जो फासला 2C. Now take A be any real number greater than C. Then locus of a point P which moves such that PS जमा PS dash is equal to A is called ellipse. Now we have two fixed points S and S dash. इनके दरम्यान जो फासला वो 2C है. एक पॉइंट P मूव कर रहा है भाई. ये PS जमा PS डैश किसके बराबर है? 2A के बराबर से जी. अब कुछ नोट हैं जी. द फिक्स पॉइंट्स S एंड S डैश कॉल्ड फोकाई ऑफ एलिप्स. ये जो फिक्स पॉइंट S और S डैश हैं इनको क्या बोलेंगे? फोकाई ऑफ एलिप्स. भाई एलिप्स के अंदर दो फोकाई होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक S और एक S डैश. भाई द फिक्स पॉइंट्स S एंड S डैश कॉल्ड द फोकाई ऑफ एलिप्स. The midpoint of S dash is called center of ellipse. भाई S और S dash का जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ellipse. भाई मिड पॉइंट ऑफ S dash is called सेंटर ऑफ ellipse. और S dash बराबर 2C के जी, और S से S dash तक का फासला का 2C. और इन एलिप्स आपने याद रखना A जो है ना वो C से बड़ा है. भाई इन एलिप्स A जो है ना वो C से क्या जी? बड़ा जी. भजन इन एलिप्स A जो है ना वो C से क्या होगा जी? बड़ा होगा. भजन याद रखिएगा, इन एलिप्स A जो है ना वो C से क्या होगा जी? बड़ा होगा. इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये ओरिजिन, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ये दो फिक्स पॉइंट S के कंपोनेंट C0, S डैश के कंपोनेंट माइनस C0. भाई इधर ये वाला फासला पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव. ये वेरिएबल पॉइंट है जी, PXY. ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. टेक ओरिजिन एज द सेंटर ऑफ एलिप्स. भैया ओरिजिन को क्या ले लेंगे? एज द सेंटर ऑफ एलिप्स. एंड फोकाई के कंपोनेंट क्या हैं? C0 और माइनस C0 ऑन एक्स एक्सिस. नो टेक ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स. नो टेक ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ एलिप्स. देन बाय द डेफिनेशन. भाई PS जमा PS डैश किसके बराबर है? 2A. भाई PS जमा PS डैश किसके बराबर है? 2A. भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हों, दो पॉइंट से फासला किस तरह का? फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्केल प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्केल ऊपर जैसे. भाई P और S मौजूद है, P भी मौजूद, S भी मौजूद. फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्केल प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्केल ऊपर स्केल रूट. भाई X मनफी C का स्केल, Y मनफी 0 का होल स्केल ऊपर स्केल रूट. और PS डैश क्या होगा? X प्लस C का होल स्केल, Y मनफी 0 का होल स्केल इज इक्वल टू. भाई दो पॉइंट्स के दरमियान फासला क्या होगा? X2 मनफी X1 का होल स्केल प्लस Y2 मनफी Y1 का होल स्केल ऊपर स्केल रूट. नाउ आप इसको इधर ले लीजिए. नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स. भाई स्केयर करोगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल. या अगर इसका स्केयर जमा इसका स्केयर माइनस 2 टाइम दिस इज. भाई ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2 है बीच. भाई ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2 है बीच. नाउ इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं जी. भाई आपने स्केयर्स खोले. नाउ कटिंग करने के बाद वी गेट माइनस 4CX माइनस 4A स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4A. स्क्वायर रूट के अंदर एक्स जमा C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वजन -4 कॉमन निकाल लें, वी गेट CX
प्लस ए स्केयर इजिकल ए स्केयर को एक्स प्लस सी का और स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगेन स्केयरिंग कर देंगे, क्या करते हैं अगेन स्केयरिंग भाई, इसका स्केयर जमा 2 टाइम्स इसका स्केयर करोगे तो भाई स्केयर रूट गायब हो जाएगा जी। नाउ आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें जी, फिर आपने क्या किया एक्स स्केयर वाली इकट्ठी वाई स्केयर वाली और कांस्टेंट इकट्ठा अलग जी भाई, एक्स स्केयर वाली इकट्ठी वाई स्केयर वाली और कांस्टेंट अलग था जी भाई। आपने क्या किया एक्स स्केयर वाली इकट्ठी वाई स्केयर वाली और कांस्टेंट अलग है जी, यानी कि एक तरफ एक्स स्केयर और वाई स्केयर वाली रकम होगी, दूसरी तरफ कांस्टेंट होगा। नो मल्टीप्लाई विद -1 जी भाई, पूरे सिस्टम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। वी गेट ए स्केयर माइनस सी स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर इजिकल ए 4 माइनस ए स्केयर सी स्केयर। भाईजान आप यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन निकाल लें, यहाँ से ए स्केयर कॉमन निकाल लें। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो डिवाइड बाय ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। भाई पूरे सिस्टम को आप ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस सी स्केयर से डिवाइड कर दें। वी गेट एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू 1। भाईजान ये याद रखिएगा, ए स्केयर मनफी सी स्केयर को आप बी स्केयर कहते हैं भाई, ए स्केयर मनफी सी स्केयर को आप क्या नाम दे दें बी स्केयर। तो वी गेट एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, विच इज इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। और ए जो है ना वो बी से बड़ा है भाईजान, ए बी से क्या है जी बड़ा, ए बी से बड़ा है विच इज इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, विच इज इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। नो वी डिस्कस द शेप ऑफ फिलिप्स। अब आप इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जी भैया, याद रखिएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बी स्केयर इक्वल 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। और याद रखिएगा ए स्केयर बराबर होगा बी स्केयर जमा सी स्केयर, बी सी स्केयर इधर शिफ्ट कर लो ना, तो ए स्केयर बराबर होगा बी स्केयर जमा सी स्केयर। नो वी डिस्कस द शेप ऑफ द फिलिप्स। भाईजान एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो हमेशा पुट वाई 0। भाई एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करती है, तो हमेशा वाई को 0, इसको गिवन इक्वेशन पुट करो। तो वी गेट एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, एक्स होगा प्लस माइनस ए, लिहाजा ए 0 और माइनस ए के कंपोनेंट बनेंगे ए 0 और ए डैश के कंपोनेंट माइनस ए 0। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर 2 कंपोनेंट आएंगे, एक ए 0 और एक माइनस ए 0। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस बी, तो बी के 2 कंपोनेंट बनेगा 0 बी और 0 माइनस बी। एंड इट इज सिमेट्री बोथ द एक्सिस। सिमेट्री का मतलब जिस तरह के ऊपर बनेगी उस तरह के नीचे, और जिस तरह की दाएं तरफ बनेगी उस तरह की बाएं तरफ। नाउ इसकी जो कंप्लीट फिगर आपने ये ज़हन में रखना है, ये लाइन एज एक्स एक्सिस, ये लाइन एज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है जी, ये एस इसके कंपोनेंट सी 0, एस डैश इसके कंपोनेंट माइनस सी 0, ये पॉइंट होगा ए 0। अभी आपने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला, ये ए डैश होगा माइनस ए 0, बी के कंपोनेंट 0 बी और बी डैश के कंपोनेंट 0 माइनस बी। भाई ये लाइन जो होगी डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ए, और ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए। एलिप्स के अंदर 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर किसके ऊपर एक्स किसके ऊपर, भाई परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, भाई परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, भाई परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी एक्स एक्सिस के ऊपर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ए, तो यानी कि दाएं तरफ के लिए प्लस वाली और बाएं तरफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए जी। और ये जो लाइन फोकस से गुजरती है और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम जी। नाउ कुछ इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फोकस के कंपोनेंट प्लस माइनस सी 0, भाई फोकस के कंपोनेंट क्या होगा जी प्लस माइनस सी 0 ऑन एक्स एक्सिस। भाई जन फोकस के कंपोनेंट प्लस माइनस सी 0 ऑन एक्स एक्सिस, और सेंटर एट ओरिजिन। भाई सेंटर कहाँ पे होगा ओरिजिन पे होगा जी। ए एंड ए डैश आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ फिलिप्स। भाई जन ए और ए डैश को आपने क्या बोलना वर्टिसेस ऑफ फिलिप्स। भाई ए और ए डैश क्या है वर्टिसेस ऑफ फिलिप्स, और ए डैश लेंथ, ए से ए डैश तक का फासला कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसको भाई जन क्या बोलना है मेजर एक्सिस, और लेंथ कितनी होगी जी 2 है, और इसकी लेंथ क्या होगी जी 2 है। भाई ए से ए डैश तक का फासला की जी लेंथ क्या होगी 2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ ए भी है, तो ए जमा ए क्या होगा 2 है। भाई दाएं तरफ पॉजिटिव और बाएं तरफ के नेगेटिव होगा। बेसिकली माइनस ए सिर्फ इंडिकेट करता है कि वी आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। बेसिकली लेंथ ये भी है और ये भी है जी। बी के कंपोनेंट 0 बी और बी डैश के 0 माइनस बी,
एंड लाइन बी बी डैश परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। इसको भाई जनाब ने क्या बोलना है, माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा जी, 2b। भाई जिन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b। भाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b। डी रेशो पी एस ओवर पी क्यू इज कॉल्ड ई इज इक्वल टू ई होगा। भाई पॉइंट से फोकस का मतलब पॉइंट से डायरेक्ट इज इक्वल टू ई इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। भैया ये जो रेशो होती है ना पी एस ओवर पी क्यू एलिप्स के केस में, पैराबोला केस में और हाइपरबोला केस में क्या होगा, ई होगा। और एलिप्स के केस में भैया ये ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। भाई ई होगा सी ओवर है और विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 जी। भाई पैराबोला केस में ई की वैल्यू 1 थी, एलिप्स के केस में ई होता है सी ओवर है एंड विच इज लेस देन 1 इज आल्सो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। और ई जो है ना वो लेस देन 1 होगा जी। और ये याद रखिएगा सी बराबर होता है ए ई के। भाई यहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी ए, लिहाजा फोकस का कंपोनेंट क्या होगा, प्लस माइनस सी जीरो, प्लस माइनस ए जीरो। भाई सी की जगह पे यू कैन पुट प्लस ए, तो फोकस फोकाई क्या होगा, प्लस माइनस ए ई एंड जीरो। द लाइन थ्रू फोकस, जो लाइन फोकस से गुजरेगी एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। उसको भाईजान क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। भाईजान उसको क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। और सी डी और सी डैश फासला ये होगा 2b के बराबर है, इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। भाई सी डी और सी डैश टी डैश इज द 2b के बराबर है, इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। इसको भाई क्या बोलेंगे, इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। भाईजान इसको क्या बोलेंगे, सी डी और सी डैश टी डैश इज इक्वल 2b के बराबर है, इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा जी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर। भाई इन सब के प्रूफ अवेलेबल हैं, इन सब के प्रूफ अवेलेबल हैं, आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल प्लस माइनस ए ओवर। और ये याद रखिएगा भाईजान बी स्केयर बराबर होगा ए स्केयर माइनस सी स्केयर। नाउ सी की वैल्यू लगाएंगे ए इंच, सी किसके बराबर है, तो वी गेट बी स्केयर बराबर ए स्केयर इंटू 1 माइनस सी स्केयर। भाई बी स्केयर बराबर होगा ए स्केयर इंटू 1 माइनस सी स्केयर एलिप्स के केस में। भाई बी स्केयर बराबर होगा ए स्केयर इंटू 1 माइनस सी स्केयर। इन एलिप्स ई जो है, ए जो है ना वो सी से बड़ा होगा। भाई इन एलिप्स ए जो है ना वो सी से क्या होगा जी, बड़ा होगा। इन एलिप्स ए जो है ना वो सी से क्या होगा जी, बड़ा होगा जी। भाईजान जो सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इस फिगर के अंदर नजर आ रहे हैं जी। भाई सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए इस फिगर के अंदर, यह फिगर अपने स्टैंडर्ड आपको याद होनी चाहिए, इसको बनाना आना चाहिए, ठीक है जी। इसको बनाना आना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ए डैश बी डैश, एस के कंपोनेंट, एस डैश के कंपोनेंट्स, ये सारे हमें ज़बानी याद होने चाहिए जी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आप मुझे आमिल यानी सरकारी ओहदेदार नहीं बनाएंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या आप मुझे आमिल यानी सरकारी ओहदेदार नहीं बनाएंगे। इस पर हजूर ने अपना दस्ते मुबारक मेरे शाने पर मारा और फिर फरमाया कि ए अबू ज़र, बेशक तू कमज़ोर है और ये इमानत है, और इस इमानत को उठाने वालों को क़यामत के दिन इससे रसवाई और नदामत हासिल होगी, सिवाय इनके जिन्होंने इसे हक के साथ दिया, और इसके बायस जो जिम्मेदारियां इन पर आयद होती हैं इन्हें पूरा किया। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी। इसकी तशरीह है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर ओहदा इमानत है, और इस इमानत को अदा करने की शक्ल यह है कि इसे एक तो इसे कबूल सिर्फ इस सूरत में किया जाए जब अपने अंदर इसकी जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाहियत मौजूद हों, और दूसरे फिर इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश भी की जाए, और फिर इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश भी की जाए। अगर किसी शख्स ने ये जानते हुए भी कि वो इस ओहदे की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता, फिर भी इसे हासिल कर लिया और बाद में इसकी जिम्मेदारियों को पूरा भी ना किया, तो इसकी हसीयत खाइन की होगी, और वो ओहदा क़यामत के दिन इसके लिए रसवाई और नदामत का बाइस होगा।
जी, मुस्लिम शरीफ में किताबुल अमावदा में ही एक और हदीस बयान होती है जिसमें हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया कि ए अबू ज़र, मैं तुझे कमज़ोर पाता हूँ और तेरे लिए वही पसंद करता हूँ जो अपने आप के लिए पसंद करता हूँ। बस तुम दो आदमियों पर भी अमीर ना बनना, तुम दो आदमियों पर भी अमीर ना बनना और ना यतीम के माल का मुतवल्ली बनना। इससे वाज़ह होता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदे की जिम्मेदारी को शदीद ज़ाहिर फरमाया और अज़रुए शफ़क़त हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला को इससे उठाने से मना फरमाया। चूँकि इस्लाम में ओहदा इमानत है और यही वजह थी कि हमारे वो उलमा जो दीन में बसीर रखते थे ओहदों से इस तरह भागते थे गोया इन्हें ओहदा नहीं बल्कि कोई सज़ा दी जा रही होती थी। वाज़ह रहे कि दीन के अहकाम तदरीज के साथ बताए जाते थे। ज़न गालिब है जब हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या आप मुझे आमिल नहीं बनाएंगे? इस वक्त तक इन्हें ये हुक्म मालूम नहीं होगा कि ओहदा मांगना ममनू है, क्योंकि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला तो अपने ज़ुहद के लिए ख़ास तौर पर मशहूर हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि ओहदा मांगना पसंदीदा नहीं है तो तवक्का नहीं कि वो ये सवाल करते। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और मान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। कुफ़ारा मजलिस की दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।